बच्चों, क्या आप भी परेशान हैं क्योंकि बोर्ड आने वाले हैं और आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, केमिस्ट्री की इक्वेशंस को रटते हो, बट वो आपको समझ में ही नहीं आती कि कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ ही नहीं पाते सिवाय रटने के। यदि आपको भी इन कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यानगरी पे, जहां पर हम आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में सिखाएंगे, जिससे आप पेपर में लिखोगे नहीं, एकदम रगड़ते चले जाओगे पेपर को, वो भी बुना भूले। तो देरी किस बात की है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद लॉट्स ऑफ मस्ती एंड लॉट्स ऑफ फन विद लॉट्स ऑफ ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं चेंजेस के बारे में। चेंजेस का मतलब होता है एनी ऑल्ट्रेशन इन द सब्सटेंस। मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर कोई भी चेंज आता है, हम उसी को क्या कहते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। अब ये जो ऑल्ट्रेशन हो सकती है, क्या पता शेप के कारण, साइज के कारण, उसके कलर के कारण, या फिर उसकी स्टेट के कारण, या फिर कंपोजिशन, इन सब बातों में से कोई भी एक चीज में बदलाव आ गया तो हम कहेंगे सब्सटेंस के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। शेप मतलब उसकी आकृति, साइज मतलब उसका आकार, कलर यानी रंग, स्टेट मतलब अवस्था, और कंपोजिशन मतलब जो उस अनुपात में है, किस अनुपात में है। ठीक है, ये जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, अपनी इनिशियल स्टेज से और जो फाइनल स्टेज होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। मतलब एक छोटे से एग्जांपल के जरिए अगर मैं समझाना चाहूं तो आप बचपन में कैसे दिखते थे और आज जब बड़े हो गए हैं 10 साल बाद, तब आप कैसे दिखते हैं। आपका साइज बढ़ गया है, बढ़ गया है ना, इसका मतलब आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस टू टाइप के होते हैं। चेंजेस टू टाइप के होते हैं। फिजिकल चेंज मतलब इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ओके, केमिकल चेंजेस, इसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। और आप इस थर्ड पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, अ चेंज मेक्स अ सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर चेंज आएगा तो जो वो पहले जैसा दिखता था उसके बाद वो वैसा नहीं दिखेगा, यानी चेंज आने के बाद। ठीक है, चलिए तो हम फिजिकल चेंजेस को स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल के साथ। आपने आइस को देखा होगा, है ना, आइस जो होती है बर्फ, उसको कुछ टाइम बाद आप घर जैसे कमरे में ऐसे ही खुला छोड़ देना, ठीक है, या फिर किसी कटोरी में रख देना, तो आप क्या नोटिस करते हैं, वह पिघलने लगती है, क्या होती है, मेल्ट करने लगती है, और सॉलिड से वो लिक्विड में चली जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, उसकी स्टेट में चेंज आया। अच्छा, इस लाइन को देखो, सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो बर्फ क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी ना, वो ठोस थी। लेकिन जब उसके अंदर चेंजेस आ गए तो वो लिक्विड में बदल गई, मतलब वाटर के अंदर बदल गई। तो बताओ बच्चा लोग, क्या वो अपनी पहले वाली स्टेट से अलग है या नहीं, है ना। जब आप बचपन में थे और आज देख लो, क्या आप दोनों सेम हैं, नहीं है ना। यही मतलब होता है चेंज का। ओके, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, समझिए, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ अ वुड। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाती क्या मिलेगी मुझे, ऐश मिलेगी, यानी कि राख मिलेगी। साथ में यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ ही साथ जल भी, यानी कि वाटर भी फॉर्म होगा। बेटा जब ये लकड़ी पूरी जल जाएगी उसके बाद जो ऐश मिली, क्या मैं उस ऐश से दोबारा वुड को बना सकता हूं, नहीं ना। क्या ऐश बिल्कुल एक नया कंपाउंड है या नहीं, सोच के देखो जरा। आपने लकड़ी जलाई भैया, और लकड़ी के जलते ही वो जो ऐश बनी है, यानी कि राख बनी है, क्या आप, वो नया कंपाउंड है ना, बिल्कुल लकड़ी से अलग दिखता है। तो बेटा ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये होती हैं सारी के सारे चेंजेस के अंदर आती हैं। और यहां पर जो एग्जांपल दिया है केमिकल चेंज का, बिकॉज इसमें एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं, और यहां पर हम केमिकल चेंजेस को समझेंगे और भी ज्यादा डिटेल में, इतनी ज्यादा डिटेल में कि बस आप कहोगे भैया मजा आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन के बेसिस पर, किसके बेसिस पे समझेंगे इसको, डेफिनेशन के बेसिस पे क्या कहती है। मतलब फिजिकल चेंज बस एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब जैसे मैंने क्या किया, आइस को मैंने पिघलाया तो वो वाटर बनी, तो वो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप दोबारा आइस को फ्रीज कर दोगे, सॉरी वाटर को आप दोबारा फ्रीज कर दोगे तो वो दोबारा से आइस बन जाएगा, वो तो पहले जैसा ही है, बस उसकी स्टेट ही तो चेंज हुई है। वेरी गुड, आप समझ गए होगे आई थिंक, है ना।
ओके, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज बिल्कुल मतलब ऐसा चेंज जिसमें न्यू फॉर्म हो सब्सटेंस। क्या हो? न्यू फॉर्म हो सब्सटेंस। ठीक है, नेचर के हिसाब से बात करते हैं। देखो, ये जो यूजुअली होते हैं टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी एंड यानी रिवर्सिबल। देखो, टेम्परेरी होने का मतलब क्या है? ये परमानेंट नहीं है। जैसे आपने क्या किया, बर्फ ली, दोबारा मैं देखो बर्फ वाले एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। आपने क्या ली? बर्फ ली। ठीक है बेटा, अब उस बर्फ को जैसे ही आपने कमरे में या कटोरी में रखी हुई है, ठीक है, कमरे में कटोरी के अंदर रखी हुई है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बर्फ पिघलकर लिक्विड में बदल जाएगी। और जैसे ही वो लिक्विड में बदलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, उसको दोबारा फ्रीजर में रख दो, वो दोबारा से क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। तो ये चेंज क्या था? रिवर्सिबल था, यानी कि आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस। सही बात है ना? तो बिल्कुल बेटा, ऐसे चेंजेस है, मतलब कोई टेम्परेरी चेंजेस है, ज्यादा परमानेंट नहीं है। आप दोबारा उनको उस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। बट भैया जी समझिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये होते हैं परमानेंट। अब एक बार आपने लकड़ी जला दी, आप चाहे जादू मंत्र टोना टोटका कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन आप राख से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। और देखो ऐसा चेंज, देखो जो इनिशियल स्टेट थी और जो फाइनल स्टेट थी, आप फाइनल स्टेट को कभी भी इनिशियल स्टेट के बराबर नहीं कर सकते। ये कहना चाहता है यूजुअली, यानी कि सामान्य तौर पर कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जो रिवर्सिबल भी होती हैं। ठीक है, यूजुअली बोला गया यहाँ पर। ठीक है, यूजुअली परमानेंट होती है, मतलब सामान्य तौर पर। ठीक है, ये क्या होती है? परमानेंट होती है एंड इरिवर्सिबल, मतलब इनको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे लकड़ी जल गई, राख बन गई, अब राख से मैं दोबारा से तो लकड़ी बना नहीं पाऊंगा। अगर मैं बना देता हूं तो बस जादुई शक्तियां हैं मेरे अंदर। वैसे मेरे अंदर नहीं है, शायद किसी दोस्त में हो, देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं चेंज किसके अंदर आते हैं। मान लो जब ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, तो किस किन चीजों में बदलाव आते हैं उसको भी देख लेते हैं। कहता है भैया अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो आप सिर्फ कंसिडर कीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही बदलाव आएंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? उसकी शेप, उसकी साइज और उसकी स्टेट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं केमिकल चेंजेस की, ठीक है, तो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं और इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दूं? नहीं, समझा ही देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है। थोड़ा सा ये केमिस्ट्री में घुस रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है। एक तरफ मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन गैस है। मैंने दोनों को मिलाया, ठीक है, दोनों के मिलने से जो रिएक्शन होगी उससे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, ठीक है, और जो बना है वाटर वो क्या है? लिक्विड है। तो देखा, उनकी स्टेट में भी यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। वो गैस से किस में बदल गए? लिक्विड में बदल गए। यानी कि पहले वो गैस थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैस ही तो है, लेकिन जल क्या है? वो तो वाटर यानी कि लिक्विड है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? अलग हैं। लेकिन जो वाटर बना है उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल अलग है। तो देखा, उसमें क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। देखो भैया जी, इनमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम ही रहता है। ठीक है, इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। बट मॉलिक्यूल्स चेंज एंड फॉर्म न्यू वन। अब आप एग्जाम्पल पे दोबारा आ जाओ, समझा देता हूं। देखो दोबारा से देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन से क्या बना? H2O। यही तो बन रहा है। ये क्या है बेटा? गैस। ये भी क्या है? गैस। और इससे जो बना है वो क्या है बेटा? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल्स चेंजेस टू फॉर्म न्यू वन। यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कंबाइन किए और उन्होंने क्या बनाया? एक बिल्कुल नया मॉलिक्यूल बनाया। क्या बनाया? H2O। इनकी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो नॉर्मली आपको भी पता है। ठीक है, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस में हमने क्या किया? वाटर, वही आइस को पिघलाकर क्या बना दिया? वाटर। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास एक गिलास है, उसे बट्टे से ना तोड़ दो, बस मम्मी तुम्हारी पकड़ के ना तुम्हें धो दें। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। भाई मेरा फिर दोष आना नहीं चाहिए, मैंने नहीं दिया ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो बस समझाने के लिए, घर पे तोड़ा ताड़ी ना करें, समझने के लिए। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास। ठीक है, आप एक और काम करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। जब आप नमक को पानी के अंदर घोलते हो, वो भी क्या है? आपका फिजिकल चेंज है। ओके, चलो केमिकल चेंजेस की बात कर ले। बर्निंग ऑफ अ पेपर। आप पेपर लिए, ठीक है,
हाँ, जिस टेस्ट में नंबर 0 आए उस पेपर को नहीं जलाना है, उसको संभाल के रखना है, उससे गलतियों को सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो वो नंबर आएंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो मान लो जैसे नोबिता होता है, वो क्या करता है, आपने देखा ही होगा, कार्टून अगर देखते हो, नोबिता के दीवाने हो तो नोबिता लेता है अपने टेस्ट पेपर को अपनी मॉम से छुपा के क्या करता है, गार्डन में जाके दबा देता है, उसकी मम्मी पकड़ लेती तो वो क्या कर देता है, उसको जला देता है। अब वो जल जाने के बाद क्या वो ऐश ही तो बन गया, क्या उस ऐश से दोबारा नोबिता का पेपर बनाया जा सकता है? नहीं ना। हाँ, उसके पास तो खैर डोरेमोन है, अगर तुम्हारी लाइफ में डोरेमोन हो तो शायद हो सकता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐश से दोबारा पेपर नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐश के साथ साथ स्मोक भी बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपके पास कार वगैरह है, उस पर रस्ट लग जाती है तो बिल्कुल चेंज हो गया। कुकिंग फूड, घर में मम्मी खाना बनाती हैं, ये भी क्या है, केमिकल चेंज ही तो है। रेगुलर आप केमिस्ट्री सीख रहे हो घर पे ही, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का गेम। ओके, देखो केमिकल इक्वेशन को समझेंगे अब हम लोग, ठीक है। केमिकल इक्वेशन मतलब लाइक, मैं ना इसमें थोड़ा सा बड़ा ही ज्यादा सोच में पड़ जाता हूँ कि केमिकल इक्वेशन हमें क्यों पढ़नी चाहिए। क्या आपको भी यही लगता था? हाँ, जब मैं बच्चा था तब ये सोचता था। अब एक एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचो, आपको ये दिखाना है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि आपस में रिएक्ट करते हैं तो वह वाटर बनाते हैं। अगर मैं बार बार ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो देख रहे हो कितना लेंथी है, तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि मतलब बार बार ये थोड़ी कहेंगे हाइड्रोजन से भैया ऑक्सीजन मिलता है तो बन जाता है वाटर, भैया हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिलता है, हर बार थोड़ी ये कहेंगे। तो हमें क्या किया, जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने क्या बनाया, बहुत ही प्यारा तरीका बनाया। उन्होंने क्या बनाया, एक केमिकल इक्वेशन को बनाया, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को बहुत ही आसान तरीके से सिंबल्स और फॉर्मूलाज की मदद से लिख सकते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो, मैं गया भैया जी रिएक्शन हुई है, कौन सी वाली हुई है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाया और वाटर बन रहा है। अब मैं दूसरे बंदे को बताऊं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाया वाटर बन रहा है। अब बार बार यार क्या कहना जरूरी है ना, और बहुत ज्यादा लेंथी स्पेस भी लेगा। तो इसका सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या है कि आप सिंपली इतने बड़े सेंटेंस को इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर दो, यानी मतलब फ्रेम कर दो, बहुत ही आसान भाषा में लिख दो। तो इसलिए क्या बनाया गया, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या करती है, जो रिएक्शन हुई है उसकी स्टेटमेंट को क्या करती है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करती है। किसकी मदद से, सिंबल और फॉर्मूलाज की मदद से, ठीक है। जैसे यहां पर कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कभी भी जैसे एग्जांपल में लिखा जाता है आयरन, आयरन के साथ में क्या लिखा हुआ है, एस। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, एस। एस का सिंपल सा मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। जहां पर लिखा हो एल, इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड। जी, जी4 इंडिकेट करता है गैस के लिए। अगर ए क्यू लिखा हुआ हो, इसका मतलब है उसको अंदर वाटर मिलाया गया। जैसे NaCl एक्वस, एक्वस NaCl का सिंपल सा मतलब होता है नमक के साथ साथ पानी उसके अंदर मिला हुआ है। कहीं पर भी ये एरो का साइन दिख जाए आपको, जब अक्सर आपने देखा होगा जब भी मैं रिएक्शन लिखवा रहा था अभी, तो वहां पर मैं ये एरो यूज कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है, सो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर ये एरो इस डायरेक्शन में, मतलब ये है, मैंने लिखा A + B से बन रहा है C, तो मतलब क्या है, A रिएक्ट विद B से प्रोसीड, मतलब से क्या बन रहा है, गिव्स क्या देगा, C, ठीक है, गिव्स C, यानी कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, इसके बारे में बता रहा है। अच्छा, ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, रिवर्सिबल। मैंने क्या बताया था, रिवर्सिबल। जैसे H2 प्लस में O2 है, इससे क्या बनता है, वाटर बनता है। मतलब जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा ना। लेकिन अगर आप वाटर का डिकम्पोजिशन भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब वाटर से आपको ऑक्सीजन भी मिल सकती है और हाइड्रोजन भी मिल सकता है। तो ये चिन्ह ये बताता है ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी प्रोसीड होगी और ये बैकवर्ड भी प्रोसीड होगी। तो मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो आगे भी जाए और पीछे भी जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कहीं पर भी प्लस का साइन दिखे, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्ट विद। ये डेल्टा का सिंबल दिखे, ये ऐसा कुछ इस टाइप का सिंबल दिखे, आप समझ जाना तुरंत ये हीट का सिंबल है, उस रिएक्शन में हीट दी गई है। कहीं पर भी आपको अपवर्ड एरो दिखे, ये वाला समझ जाना ये गैस का सिंबल है। अगर कहीं पर भी डाउनवर्ड एरो दिखे तो आप समझ जाना प्रेसिपिटेट है। बेटा प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो पानी के अंदर ना घुले, इनसॉल्युबल होता है वो, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता। चलो चलते हैं आगे।
केमिकल रिएक्शन। तो स्वागत है अब इस केमिकल रिएक्शन पे। फाइनली हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, और यहीं से आपका रियल लेक्चर स्टार्ट भी होता है। ठीक है, वो सारी नॉलेज इसलिए थी ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है या फिर एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस, ये क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या है, दो सब्सटेंस ही तो है। दो सब्सटेंस आपस में क्या किए, रिएक्ट किए। क्या किए बेटा, रिएक्ट किए, या आप ये भी बोल सकते हो भैया कंबाइन किए। तो जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, लेट इट बी सी। तो बेटा दो कंपाउंड, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं बेटा, हम इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। चलो दूसरी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। कहता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। सही कहा, पुराने रिश्ते टूटेंगे बेटा, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं एटम के बीच से और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं H2 प्लस में O2। ठीक है, इससे क्या बनता है, H2O बनता है बेटा। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन अपने बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तभी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बोलो आई बात समझ में बेटा? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अच्छा पुरानी ऊपर वाली डेफिनेशन देखो, जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, एक नया सब्सटेंस। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। इन दोनों गैसेस ने मिलकर क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस बनाया जिसे क्या बोलते हैं, वाटर। क्या कहते हैं बेटा, वाटर। और वाटर और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में फर्क है कि नहीं, आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं अगली रिएक्शन पर, सॉरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर। इसी के साथ चलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर। तो देखो आपको पता ही है, जो युद्ध में भाग लेता है वो कौन होता है, योद्धा। सही बात है ना। वैसे ही जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। तो चलिए इसको भी फोड़ देते हैं बहुत अच्छे से विद एग्जांपल। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस में लिखा ऑक्सीजन से बनता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहां 2, तो यहां 2 लगा देंगे। ठीक है, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, तो यहां पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अ प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो नया प्रोडक्ट बन के आता, नया सब्सटेंस बन के आता है, हम उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मैंने क्या लिखा, 2 मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन से बनेगा 2MgO। तो बेटा ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट। इन्होंने क्या किया, एक न्यू सब्सटेंस बनाया, कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही हमारा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो टॉपिक है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो गई है, वो हमें पता कैसे चलेगी, कुछ तो सिग्निफिकेंस दिखने चाहिए ना उसके, कि भाई केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होती है वो हमें कुछ साइन शो करती है। ठीक है, जैसे पहला होता है चेंज इन कलर। क्या होता है बेटा, चेंज इन कलर। एक एग्जांपल के साथ करते हैं। ठीक है, चेंज इन कलर को आप देखो, हम देखते हैं एग्जांपल में कॉपर सल्फेट को। किसको देखते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट को। ठीक है, कॉपर सल्फेट जिसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, कैसा कलर होता है, ब्लू। जब इसके अंदर हम आयरन नेल को डालते हैं, किसको डालते हैं, नेल को, किसकी, लोहे की कील को, तो पता है बेटा बहुत ही शानदार चीज होती है। यहां पर क्या होती है, बहुत ही शानदार चीज, ये जो ब्लू कलर है इसका कलर चेंज हो जाता है।
क्यों? कलर क्या हो जाता है? चेंज। और इससे हमें पता चल जाता है भैया केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, भैया केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। कैसे पता चला? भैया जी इसका ब्लू से कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। रे बाबा, कैसा कलर हो गया जी? ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, तो पता चल गया कलर चेंज से कि भैया रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखवाई है ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। ठीक है, और ये पेपर तक याद रहनी चाहिए कि भैया कॉपर सल्फेट के अंदर मिला दिया हमने आयरन को, तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट, और क्या निकल जाएगा? कॉपर बाहर निकल जाएगा, और इसका कलर ब्लू से क्या हो जाएगा? ग्रीन। चेंज इन स्टेट मतलब अगला क्या है? अगर मान लो रिएक्शन हुई उसके बाद उसकी स्टेट में क्या आ जाए? चेंजेस आ जाए। तो आपको तो पता ही है ये वाला आंसर, स्टेट में चेंज। जैसे हाइड्रोजन है, प्लस में क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं बेटा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ पर भी 2, बहुत बढ़िया, बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो यहाँ पर कर देंगे 2। अब बेटा ध्यान से देखना, ये क्या होते हैं? गैस। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। बट जो हमें वाटर मिलता है वो कैसा होता है रे बाबा? लिक्विड होता है ना। ठीक है जी, तो देखिए जी स्टेट यहां से चेंज हो गई, यहां पर क्या हो गई? स्टेट चेंज हो चुकी है। अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द गैस, मतलब गैस निकले कुछ रिएक्शन में। ठीक है, इसका भी बहुत ही बेहतरीन आंसर देने वाला हूं जो आपका हर जगह यूज हो जाएगा। आप ये चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, ये सारे जो रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, वो आपको क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड एंड बेस, उसमें भी काम आएंगी। सेम तरीका फॉलो होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहना बहुत ही ज्यादा ध्यान से, अपना कॉन्सेंट्रेशन भंग मत करना। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द गैस पर आते हैं। कैसे? जब भी हम मेटल को बेटा, किसको? मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं, कहां डालते हैं? एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो बेटा यहां पर क्या निकलता है? सॉल्ट बनता है। सबसे पहले तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस के निकलते ही हमें क्या पता चल गया? हमें क्या पता चलेगा? रिएक्शन हो चुकी है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, अगला सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? कि टेम्परेचर चेंज हो जाए। टेम्परेचर चेंज को आप कैसे समझोगे? जैसे हमारे पास क्या है? क्विक लाइम है। क्या है? क्विक लाइम। इसको बोलते हैं बेटा क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बेटा? क्विक लाइम। ओके, इसमें हम क्या मिलाएंगे? वाटर को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? वाटर को। ये ठीक वैसा ही आपके गांव में क्या होता है, जैसे जो बच्चे यूपी और बिहार के हैं उनको पता होगा, गांव में पुताई का काम चलता है। दिवाली जब आती है तो पुताई के लिए जो चूना होता है व्हाइट कलर का, उसको हम किस में डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं ना। तो कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा उसके अंदर से भाप निकलने लगती है। क्यों? और पानी हल्का गर्म भी हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो जो दूध या जो सोल्यूशन तुम्हें मिल रहा है उसी का इस्तेमाल करके तो तुम अपने दीवारें पुताई करते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? जो बच्चे भी शहरों में रहते हैं शायद वो ना जानते हो, क्योंकि प्लास्टिक पेंट का जमाना आ चुका है। बट जो गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे, मेरे भाई और बहन, उन सबको पता होगा, क्योंकि वो गांव में पुताई वगैरह करते हैं तो वो लेकर आते हैं। ठीक है, उसे हम चूना भी कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूना। तो जैसे ये रिएक्शन आपस में होगी, ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बेटा? स्लैग्ड लाइम। और साथ में इसमें क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये वो सारे तरीके थे जिनसे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के उस पड़ाव में आ चुके हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी इस लेक्चर के अंदर खत्म करके इस चैप्टर को बहुत ही शानदार वे में समझ लेंगे, जिससे हमारे बोर्ड में मार्क्स सिक्योर हो जाएं। ठीक है, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला था जैसे लेक्चर स्टार्ट हो रहा था कि बीच में बताऊंगा। यहां पर आपको याद रखना है 2 4 जा 1। अरे भैया आपको टेबल ही नहीं आता है, गलत पढ़ा रहे हो, लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे बीच में से, इतना गंदा पढ़ाओगे तो। अरे नहीं बबुआ, समझिए तनिक हम जो बोलना चाहते हैं यहाँ पर समझिए बात को। होता क्या है, जब भी टू और मोर, ध्यान से सुनना यार मेरी बात को, टू और मोर, कौन? रिएक्टेंट बेटा, कौन? रिएक्टेंट। ध्यान से सुन लो, ये बातें हैं ज्ञान की जो तुम्हें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। बेटा जब भी टू और मोर रिएक्टेंट हो, ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन, और एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक ही प्रोडक्ट। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं टू और मोर देन टू, इसलिए मैंने बोल दिया टू या फोर। तो फोर भी तो क्या है? मोर देन टू ही है ना। तो बेटा टू या फिर मोर देन टू सब्सटेंस
वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। जब टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिर्फ कितना प्रोडक्ट बना है, ओनली वन, इसलिए 2 4 जा 1। ठीक है, माय नेम इज, चलो खैर गाने के मूड में नहीं है मेरा भी, लेक्चर को एंड करना है। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा से मूड पे अपने पढ़ाई वाली में। 2 4 जा 1 मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट प्रोवाइड करेंगे ओनली 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि तुमको मजा आए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, आपको पता ही है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन से क्या बनेगा बचुआ लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 से बन गया कितना 1, 2 से क्या बना 1, तो ये क्या है कॉम्बिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाह वाह क्या बात है भैया जी, अभी पढ़ के आए हैं। H2 प्लस O2 से क्या बनेगा H2O। अरे भैया छोटी छोटी चीजें करा रहे हो, अब तो ये समझ में आ चुकी है, पहले बता दिए थे, अब तो हम कर लेंगे। पता है तुम कर लोगे, बट बताना मेरा दोबारा से क्या है धर्म। 2 2 जा 1। ठीक है, दोबारा देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन, अरे भैया जी ये भी मेरे को पता है कैसे, CaO प्लस में H2O से क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में निकलेगी यहां पर बेटा हीट। तो देखो क्या था, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। अरे भैया सब में तो आप 2 ही 2 लो रहे हो, फिर 2 और मोर का क्या फंडा, मोर लगाते ही नहीं। अरे भैया मोर लगेगा, मोर लगेगा, कैसे लगेगा देखो, तुम्हारे घर पे बाइक खड़ी होगी, स्कूटी खड़ी होगी, कार खड़ी होगी, कुछ टाइम बाद जंग लग जाती है कि नहीं, लग जाती है ना, तो वो देख लो कैसे लगती है। जब आयरन, बेटा आयरन ध्यान से देखो किसके कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के, और उसे मिल जाए हल्की फुल्की नमी, क्या मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, तो मैं लिख दिया XH2O। जब ये तीनों चीजें आपस में कंबाइन होती हैं तब बनाती हैं जंग लगा हुआ लोहा, क्या बनाती हैं, रस्टेड आयरन, Fe2O3.XH2O। तो देखा, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, 1 प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिखाए हैं 2 से 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 या फिर 2 से ज्यादा का भी 1, तो जब भी ओनली 1 प्रोडक्ट बने दिस दैट मींस वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। चलो देखो यार, पढ़ाई का मतलब असली मजा तभी आता है जब उस पर क्वेश्चन बने, क्योंकि तुम्हें भी तो लगना चाहिए भाई मास्टर ने कुछ पढ़ाया और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो फिर शायद मैंने ही गलत पढ़ाया होगा, मान दूंगा। ठीक है, चलो मजाक मस्ती बहुत होगी, दोबारा से आ जाते हैं टॉपिक पे। देखो यहां पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया अभी तो आप बताए थे हमको, क्या बताए थे, अरे हम बताए थे आपको ना, 2 4 जा 1, 2 4 जा 1। भैया 1 से क्या बन रहा है 2, नहीं भैया 2 से बन रहा है 1, 2 4 जा 1। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। भैया 1 से 2 नहीं है, भैया 2 से 2 अरे नहीं है। भाई साहब हमें तो एक ही बात पता होनी चाहिए, 2 और मोर रिएक्टेंट से क्या बनना चाहिए, ओनली 1 प्रोडक्ट। तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, बोलो हाँ अगर बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अच्छा ये कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 1 रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। अरे यार यहां पर तो मैंने बताया नहीं था ब्रेक डाउन होता है, ये कहां से लिख दिया, अरे नहीं नहीं आंसर गलत है ये वाला। ठीक है, 2 थोड़ी थे, 2 और मोर रिएक्टेंट, हाँ 2 2 जा 4 वाली लाइन, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट, मतलब 2 और मोर से क्या बनेगा 1 प्रोडक्ट, जो कि मैंने बोला था 2, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनो दोबारा, 2 और मोर से क्या बनेगा 1 प्रोडक्ट। क्या ये इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कहोगे जी भैया हाँ कर रहा है, तो इसका आंसर आ चुका है बच्चा लोग बी। क्या आ चुका है बच्चा लोग, आंसर बी आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो समझते हैं इसके बारे में। कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस। अरे भैया क्या बोल दिए, समझ में कुछ नहीं आया, अरे समझाता हूं। वहां पर क्या हो रहा था, 2 4 जा 1,
टू फोर जा वन हो रहा था ना, मतलब टू और मोर से क्या बनेगा, वन। यहां पर बस उल्टा कर दो, क्या कर दो, उसका उल्टा कर दो। मतलब एक रिएक्टेंट होगा बेटा, कितना रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट होगा, और उससे क्या बनेंगे, टू और मोर। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? अगर नहीं आई तो पिछली वाली बात याद रखो, पिछली बार क्या था, टू और मोर से कितना बन रहा था, वन। इस बार क्या है, वन रिएक्टेंट से कितना बन रहा है, टू और मोर। बस इतना याद रखो ना, ठीक है। तो चलो इसी बात को दिमाग में रखते हुए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने टाइप्स की। इसके पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब क्या होगा भाई, हम तोड़ेंगे लेकिन किसका यूज करके, हीट का यूज करके। किसका यूज करके, हीट का यूज करके। जब तक हम उस सब्सटेंस को हीट नहीं देंगे तब तक वो नए कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि उसका ब्रेक डाउन, उसके डिकम्पोजिशन के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ी, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देखिए, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया भी था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो क्या बनाता है ये, क्विक लाइम, और साथ में ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब हुई है, जब मैंने इसको हीट किया है। तो हीट करके क्या बन गया, वन रिएक्टेंट। भैया आपकी ट्रिक देख लेते हैं, वन रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट। कौन है बेटा, प्रोडक्ट पी है। तो देखो टू, वन रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट, तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भैया एक और बताओ ना, एक एग्जांपल से होता क्या है। तो चलो दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं इसका। यहां पर देखो जगह कम पड़ेगी, मैं लेता हूं एग्जांपल लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, इसको हीट करते हैं, तो क्या क्या बनेगा, नीचे देख लो। एक बनेगा लेड ऑक्साइड, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। साथ में निकलेगा NO2 गैस, और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। और बेटा जो NO2 होता है, ये कलर होता है इसका ग्रे। कैसा होता है, ग्रे। तो देख लो फिर से, वन रिएक्टेंट, ये क्या है बेटा, वन रिएक्टेंट, और टू और मोर प्रोडक्ट। क्या है बेटा, टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। और हमारा ये हो चुका है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन होगा, इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो देख लेते हैं, मेरे पास क्या है, H2O। क्या है बेटा, H2O। मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करूंगा बेटा, सब लोग बोलो, क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस में O2। क्या बन जाएगा, H2 प्लस में O2। तो बस पुराने वाली जो रिएक्शन मैंने कराई थी, बस उसको क्या कर देना, रिवर्स ही तो करना है, ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटॉन्स। और फोटॉन्स किसके अंदर पाए जाते हैं, सनलाइट के अंदर। तो बस इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, धूप में जाके रख देना है सब्सटेंस को, और वेट करना है बनने का, उसके डिकम्पोजिशन होने का, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी रिएक्शन बताने वाला हूं, इसके लिए तो मैं क्या है, ध्यान से देखो। पहला है, जब बेटा हम सिल्वर क्लोराइड को, बेटा जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं या यूवी रेस में रख देते हैं, तो क्या होता है बेटा, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, और इससे बनता है सिल्वर, और क्या बनता है, क्लोरीन गैस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, देख लो, मैंने लिख दिया AgBr, और इसके अंदर क्या डाल दी बेटा, मैंने सनलाइट डाल दी, तो ये क्या बन जाएगा, Ag, और प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी, Br2। कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, Br2। आई बात समझ में, अगर आ गई हो तो देख लो। अब इसमें खास बात है बेटा, ये जो है ना, ये वाली जो रिएक्शन है, ध्यान से देख लो जो मैंने बनाई है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है थोड़ा देखना ध्यान से, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है, इसका जो रिएक्शन होता है का यूज होता है, वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, तो आप याद रखना। इसी के साथ हमारी तीनों टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुकी हैं, आप इनको ध्यान में रखना। ये बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आती ही हैं, ठीक है। चलो अब आ गया है हमारा क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला कहता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बताना जरा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भैया, वन रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बोले हो आप लोग, टू और मोर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं भैया, टू का वन बन गया,
हाँ ठीक है, 1 का मोर देन 2, तो ये तो गलत है, हमें तो 1 से मैनी 2 और मोर चाहिए। भैया नहीं बनेगी बात, भैया नहीं बनेगी बात, क्योंकि यही वो बंदा है जिसमें 1 से क्या हुआ है, 1 रिएक्टेंट और 2 और मोर प्रोडक्ट, तो मतलब ये सेटिस्फाई करता है हमारी डेफिनेशन को, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कहता है जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो किस में टूट जाता है। आपको भी पता है भैया, ये तो यार छोटी छोटी बातें सर आप सब जानते हो, आपको पता ही है ना, जब मैं वाटर के अंदर पास करूंगा इलेक्ट्रिसिटी को तो वो ब्रेक डाउन हो जाता था हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन में, तो सभी को आंसर पता है, ऑप्शन क्या होने वाला है, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का संबंध होता है डायरेक्टली बेटा पावर से, जो जितना पावरफुल है वो उतने लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर सकता है। आप एक एग्जांपल के लिए सोचिए, ये एक चेयर है, ठीक है, पेन चेंज कर देता हूं, ये क्या है, एक चेयर है बेटा, ठीक है, ये क्या है, एक चेयर है, इस चेयर पे तुम्हारे भैया यानी मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब यहां पर यहां पर एक सर आ गए, ठीक है, ये बहुत ही हैंडसम से सर हैं, ठीक है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है। अब इन्होंने देखा भाई ये बैठा हुआ है बंदा, अब सिंपल सी बात है, ये क्या है, मोर पावरफुल, ये क्या है बेटा, मोर पावरफुल, ठीक है। और मैं यहां पर चेयर पर बैठा हुआ हूं, तो मान के चलो ये मैं हूं मेटल, मैं कौन हूं, मेटल, और मेरा जो ये क्या मतलब ये कुर्सी है, इसको मान लो मेरा नेगेटिव आयन, ठीक है, कोई भी मान लो नेगेटिव आयन मान लो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है, ये कहेंगे अजय बेटा, बेटा आप जाओ यहां से, ठीक है, हम बैठेंगे यहां पर, मैं भी कहूंगा सर सर बैठिए बैठिए, आप बैठिए, ठीक है, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बिकॉज क्यों बोलूंगा, माई सर इज मोर पावरफुल देन मी, और देखा जाए तो रिस्पेक्ट के दायरे में भी बहुत बड़े हैं, तो दैट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें, तो रिस्पेक्ट की भावना प्लस में पावर में भी वो आ गए, देन वो क्या करेंगे, मुझे मेरी सीट से हटा देंगे और वो खुद जाकर वहां बैठ सकते हैं, ठीक है। पहले तो मैं ही हट जाऊंगा, जैसे ही वो आएंगे मैं ही हट जाऊंगा, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, सेम चीज होती है, यहां पर भी बेटा क्या होती है, सेम चीज होती है, देखते हैं कैसे। ये जो एक फ्लास्क दे रखा है, इसके अंदर भरा हुआ है बेटा कॉपर सल्फेट, क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, और इसका कलर कैसा है बेटा, ब्लू, कैसा कलर है, ब्लू। इसके अंदर हमने किसको डाल दिया, आयरन नेल को, बेटा किसको डाल दिया, आयरन नेल, मतलब Fe को, आयरन नेल, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी, यहां पर क्या बनेगा, आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, व्हाई, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, लाइक माय टीचर, मोर रिएक्टिव, ये क्या है, मोर रिएक्टिव, किससे, देन कॉपर, देन कॉपर, ओके बेटा। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या बनेगा बेटा, जैसे वो डिस्प्लेस कर देगा तो बनेगा FeSO4, और कॉपर जाएगा निकलते बाहर, ठीक है। सल्फेट कहेगा जा सजना तुझको भुला दिया, ठीक है। खैर मस्ती होगी ज्यादा, वैसे कहाँ मस्ती हुई है, नॉर्मली था, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ में आई कि मोर पावरफुल, ठीक है, ऑलवेज डिस्प्लेस लेस पावरफुल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। आपने कई जगहों पर एग्जांपल तो रियल लाइफ में जानते ही होंगे, कितने बच्चों को पता है इस टॉपिक से जुड़े हुए कोई एग्जांपल जो रियल लाइफ एग्जांपल पे देना चाहे, जो उन्होंने देखा हो कि एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति ने लेस पावरफुल व्यक्ति को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। अगर आपको लगता है कहीं पर आपने रियल लाइफ एग्जांपल देखा है, कोई फनी या सीरियस मोमेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। देखते हैं आपकी थिंकिंग कितनी क्रिएटिव है, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्वेश्चन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन ए में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नहीं होगा, बिकॉज यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है, तो कंबाइन हो रहे हैं, ये तो क्या है, डिकम्पोजिशन है, 1 का 2 हो रहा है, ठीक है। इस सी ऑप्शन को देखते हैं, इसने क्या किया है, कॉपर जिंक आ गया है कॉपर की जगह और कॉपर को बाहर फेंक दिया, तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, ये तो वैसा ही हो रहा है डिस्प्लेस करने वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो यहां देखते हैं KCl से बन रहा है Br2,
तो Br ने Cl को हटा दिया। लग तो ये भी रहा है कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। बिकॉज रीजन बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है, देखो अगर आप देखोगे ट्रेंड क्या होता है, फिर कल बाहर आई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं बात करूं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो ब्रोमीन को तो औकात ही नहीं है कि वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर पाए, ठीक है। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। और दूसरी बात ये दोनों हेलोजेंस हैं, दूसरी बात ये क्या है, दोनों हेलोजेंस हैं। तो और रिएक्टिविटी भी ब्रोमीन की क्लोरीन से कम है, तो ये कोई सिनेरियो नहीं बनता है कि ये इसको डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। एक बार देख लो, पॉज करके सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब हमारा आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ रहा है बच्चा लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम क्या करने वाले, देखो आप बिल्कुल अब लास्ट पड़ाव तक आ चुके हो, अपने अंदर के जोश को खत्म मत होने देना, ठीक है। ये जोश तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी जोश के साथ हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक तरीके से अदला बदली। क्या होता है बच्चा लोग, अदला बदली। कैसे, ध्यान से देखना, एक बहुत ही प्यारा सा फनी सा एग्जांपल लेने वाला हूं। मान लो ये है बेटा, ये है विभूति नारायण मिश्रा, विभूति जी। ये कौन है बेटा, विभूति जी, ठीक है। ये मान लो है अंगूरी भाभी। कौन है, अंगूरी भाभी, ठीक है। यहां पर दूसरा एग्जांपल किसका ले लेते हैं, ओके गलती कर गया, सॉरी सॉरी, विभूति के साथ अंगूरी भाभी थोड़ी जाएंगी, तिवारी जी हमको पकड़ के पीट देंगे, सॉरी विभूति भैया, ठीक है बाद में। ये है तिवारी जी, भाभी जी घर पर हैं, सीरियल तो शायद देखा ही होगा यार आप लोगों ने, ठीक है। हमारे टाइम पर तो बड़ा अच्छा करता था, हमने तो काफी मजे लिए हैं उसको देख देख के, बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। तो जो तिवारी जी हैं और अंगूरी जी हैं दोनों कपल हैं, ठीक है। वैसे ही विभूति और अनीता भाभी जी, कौन, अनीता भाभी, ठीक है, ये दोनों हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, एक प्रोग्राम है, फंक्शन है, ठीक है, वहां पर कपल डांस करना है, ठीक है। तो कपल एक्सचेंज वाली यहाँ पर पॉलिसी है, ठीक है। क्या हो रहा है, कपल एक्सचेंज वाली पॉलिसी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में चलती है बात। विभूति जी कहते हैं तिवारी जी से, तिवारी जी आप अंगूरी भाभी के साथ, यानी कि विभूति जी मैं अंगूरी जी के साथ कपल डांस कर लेता हूँ, क्योंकि कंपटीशन है, हम दोनों सेम वाइफ के साथ लाइक नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो विभूति जी चले गए अंगूरी जी के साथ और तिवारी जी कहाँ चले गए, अनीता भाभी के साथ डांस करने के लिए। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि अंगूरी भाभी ये क्या है, आयन है, और अनीता भाभी भी क्या है, आयन है। क्या है बेटा, आयन है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों लोगों ने आपस में क्या कर लिए, आयन को एक्सचेंज कर लिया। मतलब तिवारी के जी के साथ कौन होंगी, तिवारी जी के साथ होंगी अनीता भाभी, ठीक है। और यहां पर कौन है, ध्यान से देखो, विभूति जी हैं, कौन है, विभूति जी, विभूति नारायण मिश्रा, विभूति जी, ठीक है। तो विभूति जी के साथ कौन होंगे, डांस टाइम में जो पार्टनर बनेंगे वो बनेंगी अंगूरी भाभी। कौन बनेंगी, अंगूरी भाभी, ठीक है। कौन बनेंगे, अंगूरी भाभी। तो बस सिंपली क्या हुआ, अदला बदली। क्या हुआ बेटा, अदला बदली। और अगर मैं केमिस्ट्री में समझाऊं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब जब यहां पर क्या किया गया, ये पहले दो जोड़ियां थी, इन दोनों जोड़ियों ने क्या किया, अपने जो पार्टनर्स थे उनको एक्सचेंज किया फॉर कपल डांस, ठीक है, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक नई नई जोड़ी निकल के आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक है। तो चलो एक एक नई जोड़ी बन गई, यानी कि एक नया नया कंपाउंड बन गया। सेम थ्योरी के साथ हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर और देखना आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। एग्जाम्पल है Na2SO4। मतलब समझने के लिए, ये कौन है आपके, तिवारी भैया, ये कौन है, तिवारी जी, और ये कौन है, अंगूरी भाभी। ध्यान से उसी एग्जाम्पल से मैं आपको रिजेम्बलेंस करवा रहा हूं, प्लस में, ठीक है, Na2SO4 और साथ में BaCl2। ओके बेटा, तो BaCl2 ये कौन है आपके, विभूति जी, और ये कौन है आपके बेटा,
अनीता भाभी। तो अब तो आपको पता ही आगे क्या करना है, जोड़ी बनवानी है। तो Ba के साथ कौन चला जाएगा, SO4, ठीक है, और Na के साथ कौन चला जाएगा, Cl, ठीक है। बैलेंसिंग सीखेंगे, अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है इक्वेशंस को, ठीक है, चाहो तो कर देते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, ठीक है, बैलेंस हो गया, बाकी सब कुछ ठीक है, ओके। चलो समझ में आ गया होगा। तो क्या किया मैंने, देखो ध्यान से देखोगे, SO4 किसके चला गया साथ, Ba के साथ, और Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। कहता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपको तो पता ही है, मैंने करवाए हैं, तो वीडियो पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अभी इन क्वेश्चंस की, ठीक है, कर लिया पॉज, ठीक है, करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अभी आपको याद है लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा भैया, याद है ना आपको, रिएक्शन में बताया था, लेड ऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, NO2 गैस, प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, और ये जो धुआं होता है कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है बेटा, कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का। रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, भैया अभी तो आप बताए ही थे, Fe प्लस में ऑक्सीजन प्लस में क्या होगा, XH2O, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 डॉट XH2O। तो भैया ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ओके, अब हम समझते हैं नई रिएक्शन को जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप एक सिंपल तरीके से समझ सकते हो, क्या, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, और अगर ऑक्सीजन, जैसे आप कह सकते हो ओह माय गॉड ये टॉपिक पढ़ना है मुझे, ओह माय गॉड मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो ओह को लिखो, यहाँ पर ओ को लिखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बच्चों ध्यान से देखो, ऑक्सीजन देखते ही मेरे दिल ने क्या बोला, ओह ये पढ़ना पड़ेगा, ओह ये पढ़ना पड़ेगा, तो ओह में क्या आता है OH, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीडेशन के अंदर, तो O बढ़ेगा तो H घटेगा। एग्जाम्पल से बात करें, देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का डिक्रीमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है अभी समझाता हूं, पहले ऑक्सीजन के बेस पे समझते हैं। मैंने लिखा कॉपर, बेटा मैंने क्या लिखा, कॉपर, कॉपर की रिएक्शन से कराई मैंने ऑक्सीजन से और हीट कर दिया तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और ये कैसे कलर का होता है बेटा, ब्लैक कलर का होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट जब ये रिएक्शन हो गई तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, किसका, कॉपर का, तो मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक के लिए कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा क्या कहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल के लिए आप देखिए जिंक है, ठीक है बेटा, जिंक ने क्या किया, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। आपको पता होगा जब भी कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जब भी कोई एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। कितना चार्ज आता है, जितना उसने इलेक्ट्रॉन निकाले। यदि मैं जिंक होता, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो मेरी बॉडी पे कितना आता, 1 चार्ज। अगर मैं जिंक है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मेरी बॉडी पे कितना आएगा, 2 चार्ज। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा क्या मतलब है बेटा, कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, ओह माय गॉड लिखो, ओह माय गॉड मतलब ओह लिख दो सिर्फ, ठीक है। रिडक्शन, इसमें आर है, ओ है नहीं, मतलब ओ क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अगर एक डिक्रीज कर गया तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बेटा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या कह सकते हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो शायद, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज कॉल्ड
रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड। क्या है बेटा? कॉपर ऑक्साइड। मैंने क्या किया, इसके अंदर मिला दी हाइड्रोजन गैस। क्या मिला दी? हाइड्रोजन गैस। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के अंदर हम हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O। बेटा क्या बनेगा? H2O। और साथ में क्या बनेगा? कॉपर। क्या बनेगा? कॉपर। यहां पर ध्यान से देखिए, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बट अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का क्या हो गया? डिक्रीमेंट भैया। क्या हो गया? डिक्रीमेंट। और ऑक्सीजन के डिक्रीमेंट को क्या कहते हैं? रिडक्शन। दैट इज कॉपर का हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है बेटा? रेडॉक्स। तो यहां पर एक वर्ड देखिए, रेड। क्या लिखा है यहां पर? रेड। ठीक है, ध्यान से देखो, जल्दी से जल्दी, लेक्चर खत्म होने वाला है जल्दी, है ना? तो कंसंट्रेशन बनाए रखना, लास्ट टॉपिक है ये। रेड। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है बेटा? रिडक्शन। क्या होता है? मतलब रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? मतलब ऑक्सीडेशन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो बेटा साइमल्टेनियसली, कैसे होने चाहिए बेटा? साइमल्टेनियसली। कैसे होने चाहिए? साइमल्टेनियसली। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा वो रिएक्शन क्या होगी? रेडॉक्स। क्या होगी बेटा वो रिएक्शन? रेडॉक्स। एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड। मैंने इसमें क्या मिलाया? H2 गैस। तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? सॉरी, वाटर फॉर्म होगा। क्या होगा? गैस नहीं निकलेगी, वाटर फॉर्म होगा। तो यहां पर देखो, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर। मतलब ऑक्सीजन क्या कर गया? डिक्रीज बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या देखेंगे? रिडक्शन। यहां पर देखो, हाइड्रोजन से वाटर की ओर ऑक्सीजन क्या कर गया? इंक्रीज। मतलब क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। ओके, चिल मारते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो उसका रंग काला पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। उस ब्लैक कलर को हम हटा कैसे सकते हैं और वो ब्लैक कलर पड़ता क्यों है? तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था कॉपर, है ना बेटा? कॉपर। ये क्या है हमारे पास? कॉपर। मैंने इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन गए? कॉपर ऑक्साइड। आपको भी पता है यहां से यहां क्या हुआ है? ऑक्सीजन इंक्रीज किया है, दैट इज कॉपर का हो गया क्या? आप क्या बोलोगे भैया? पॉइंट लिख लो। क्या बोलोगे भैया? पॉइंट में ये लिखना चाहता हूं मैं, कॉपर, कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो कि कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर की। ठीक है, कैसे रंग की होती है? ब्लैक कलर की। बट सवाल ये है भैया, इस ब्लैक कलर की कॉपर की लेयर को हम हटाएंगे कैसे? बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे? कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? यहां पर ये कॉपर बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। दैट इज हम कर देंगे इसका रिडक्शन, और रिडक्शन करने से जो ब्लैक कलर जो उस कॉपर के ऊपर चढ़ गया था, ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई थी, वो हट जाएगी। ठीक है, था ना कितना आसान? देखो एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो, एक्सो का मतलब होता है निकालना, यानी कि हीट रिलीज हो। क्या हो बेटा? हीट रिलीज। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो बेटा, क्या हो? हीट अब्जॉर्ब हो, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा ही होगा एक्सोथर्मिक का, मैंने क्या लिया था? सॉरी, मैंने लिया था क्विक लाइन। मैंने क्या लिया था? क्विक लाइन। इसके अंदर मिलाया था वाटर, और आपने नोटिस किया होगा बना था स्लेक्ट लाइन। क्या बना था? स्लेक्ट लाइन। और यहां पर निकली थी हीट। तो देख रहे हो इस रिएक्शन के अंदर क्या निकली थी? हीट। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट हमें देनी पड़े, जिसमें हीट हमें देनी पड़े, उसी को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको एग्जांपल तो याद ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करते तो क्या बनता था? CaO प्लस में CO2। देख रहे हो यार, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपने लेक्चर के स्टार्टिंग से एंड तक अब तक देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, बहुत ही ज्यादा। ये प्रैक्टिस कराने के लिए है। देखो ये डायरेक्ट पेपर में इस तरीके से नहीं आते हैं, बट ये इसलिए है ताकि आपको रिएक्शंस बहुत ही बार प्रैक्टिस करनी पड़े और आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे तो क्या खाक कर पाओगे? घंटा कर पाओगे यार, है?
बड़े बड़े क्वेश्चन। इसीलिए पहले छोटे छोटे करो, अपना बेस बनाओ, केमिकल रिएक्शंस को याद करो, फिर आप बड़े क्वेश्चन पे जंप करोगे। ठीक है, रेंसिडिटी बहुत ही आसान है भाई, इतना आसान मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ठीक है, देख लो इससे बढ़िया। ये क्या है, आपके पास क्या है, कोई भी फूड है, और कैसा होना चाहिए बेटा, ऑयली फूड। ये कैसा हमारा फूड है, ऑयली फूड है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है बेटा, किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, सिंपली ये बोल दो। तो ये जो ऑयली फूड होता है, इसके अंदर से आने लगती है फॉल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। ठीक है, फॉल स्मेल आने लगती है। तो जब इस पदार्थ के अंदर क्या आने लगे, इस सब्सटेंस के अंदर एक बहुत ही अजीब सी गंध आने लगे, तो मैं कहूंगा फूड इज रैंसिड। क्या बोलूंगा, फूड इज रैंसिड। भैया इसमें तो बहुत अजीब सी गंध आ रही है, ये फूड कैसा हो गया है, रैंसिड हो गया है। कैसा हो गया है भैया जी, रैंसिड हो गया है। और बेटा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। क्या कहते हैं बेटा लोग, रैंसिडिटी। सवाल आता है कैसे रोकेंगे, पता है ना, एयर के कारण हुआ है, एयर हटा दो। कह दो भैया आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है, एयर हटा दो। अरे होता है भैया, एयर टाइट कंटेनर खरीद लो मार्केट से। क्या ले आओ, एयर टाइट कंटेनर ले आओ, उसके अंदर रख दो फूड को, हवा अंदर जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, और कहां से एयर मिलेगी इसको, है ना, कहां से एयर मिलेगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, नाइट्रोजन गैस इसके अंदर फिल कर दो, वो भी क्या करती है, ऑक्सीजन यानी एयर को ऑयली फूड के साथ रिएक्शन करने से रोकती है। तीसरा तरीका क्या है भाई, आप एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, ये रैंसिडिटी की जो प्रोसेस है, मतलब रैंसिड हो रहा है ना फूड, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, और जिससे फूड लंबे समय तक खाने योग्य बना रहता है। तो ये थी प्रोसेस रैंसिडिटी की। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने बहुत ही शानदार टॉपिक बैलेंसिंग की ओर। कहां चलते हैं, बैलेंसिंग की ओर। बैलेंसिंग का सिंपल सा फंडा होता है भैया, लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर करना। सिंपल सा फंडा, क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर करना। क्यों बराबर करना, ताकि हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका वायलेशन ना हो। क्या ना हो, वायलेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एटम्स कैंट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान ना तो नए एटम का फॉर्मेशन होता है, ना ही उनका डिस्ट्रॉय होता है। एक रिएक्शन के दौरान जो एटम होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है, वो कहना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बैलेंसिंग करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई। डिवाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज सोचेंगे, भैया कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये इतना हो जाए, भैया कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये इतना हो जाए। बस इसी बात को अगर आप अपने दिमाग में रख के चलोगे तो मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जस्ट लाइक हलवा फॉर यू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन से। यहां पर लिखा है HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, इससे बनेगा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में क्या है, वाटर। तो सबसे पहले देखो यहां पर एक चीज देखो, NO3 मॉलिक्यूल यहां पर कितना है, एक, यहां पर कितना है, दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दो लगा देंगे। सिंपली बात है, यहां पर दो है, यहां पर कितना है, एक है। तो एक को दो बनाने का क्या तरीका है, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू वन जा टू। बट भैया यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, दो। चलो कौन दिक्कत नहीं, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। चलो हाइड्रोजन यहां पर कितना है, टू, और यहां पर भी कितना हो गया, टू। टोटल कितना हो गया, फोर। बट भैया यहां पर तो हाइड्रोजन अभी कितना है, सिर्फ टू ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, टू है, टू को फोर बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, टू से। चलो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलो ठीक है, ऑक्सीजन देख लो कितना है यहाँ पर, दो दूनी चार, तो ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, टू वन जा टू, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितना है, टू। देखो सारी चीजें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे, NaOH, यहाँ पर क्या देखेंगे, NaOH, प्लस में H2SO4, प्लस में Na2SO4। सॉरी गलती हो गई। ठीक है, यहां देखो दोबारा, यहां पर एरो दे देते हैं। ठीक है, Na2SO4 प्लस में H2, देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। यहां पर सोडियम कितना है, एक, यहां पर कितना है, दो। तो यहां पर ज्यादा है, यहां कम है, तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई कर दो ये दो बन जाए, आपको ये दो से मल्टीप्लाई कर दो।
बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर SO4 कितना है? 1। वहां पर भी SO4 कितना है? 1। चलो बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4, क्योंकि 2 यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 कितना है यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया? 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन कितना है? 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 और 2 4 हाइड्रोजन, सोडियम 2 सोडियम 2, सल्फेट 1 सल्फेट 1। रिएक्शन क्या होगी हमारी? बैलेंस हो चुकी है। तीसरे पर आते हैं, मतलब सी पर आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं NaCl। क्या लिखेंगे बेटा? NaCl। यहाँ पर लिखेंगे AgNO3, ठीक है। क्या लिखेंगे? AgNO3, और रिएक्शन कराएंगे AgCl से, प्लस में NaNO3 से, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ देखो ध्यान से, सोडियम कितना है? 1, सोडियम कितना है? 1, बराबर है। Cl कितना है? 1, Cl कितना है? 1, बराबर। Ag कितना है? 1, Ag कितना है? 1, बात क्या होगी? बराबर। NO3 कितना है? 1, NO3 कितना है? 1, मतलब LHS किसके बराबर है? RHS के। इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या है? बैलेंस्ड है। पहले से ही क्या है? ये रिएक्शन बेटा बैलेंस्ड है। ओके, चलो डी, जो डी क्वेश्चन है ये आप अपने होमवर्क में करेंगे, खुद से ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या आप चाहते हैं उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं न्यू वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। अगर हो सकता है, क्योंकि वन शॉट था, मैंने कोशिश की है जल्द से जल्द इसको छोटा से छोटा बनाने की, कम टाइम में खत्म करने की, तो क्या पता मैंने किसी टॉपिक को जल्दी खत्म कर दिया हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।